चलिए स्टूडेंट्स, आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का अपना टॉपिक है इस वीडियो के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे आया, सीन में कैसे आया। हुआ क्या कि साइंटिस्ट लोगों ने कुछ एक मॉलिक्यूल पकड़ा, ठीक है, जैसे ये पहला टॉल्यूइन, फिर एक और कंपाउंड लिया, ये है CH2CH3, इसका नाम है इथाइल बेंजीन। नेक्स्ट 4 मॉलिक्यूल लिए थे और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर की थी, CH, CH3, CH3 इसको क्या बोलेंगे, क्यूमीन। याद रखिएगा, इसका नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो कंपाउंड लिया सबने, वो कंपाउंड था डर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, चलिए इसका नाम हम चाहे तो मिथाइल बेंजीन लिख सकते हैं, ये तो कॉमन है, तो इसका तो आप यही याद रखो, ये ज़्यादा आपके काम आ जाता है। इसमें हुआ क्या, पूछा गया कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज़्यादा होगी। तो लोग नॉर्मली क्या दिमाग लगाते हैं कि सर यहाँ पर ज़्यादा इंडक्टिव होगा, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, नॉर्मली दिख रहा है ना। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर मैं इसको ABCD मार्क कर दूँ, ABC then D, तो आप बोलोगे कि सर आंसर होना चाहिए सबसे कम A, उससे ज़्यादा B, उससे ज़्यादा C और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी D में। पर ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये रॉन्ग है। आपने तो इंडक्टिव इफेक्ट लगाया ना, यहाँ पर जो इफेक्ट आपने कंसिडरेशन में लिया है वो इंडक्टिव इफेक्ट। पर असलियत में देखिए इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहा है, लेकिन अगर कोई इफेक्ट इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो और वो सीन में आ जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट को सप्रेस कर ही देगा ना। जैसे कि यहाँ पर असलियत में आंसर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि इन द रिंग, इन दिस बेंजीन रिंग, मॉलिक्यूल नंबर A, मतलब टॉल्यूइन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, सबसे कम लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर था। और यहाँ पर जो इफेक्ट हम लोगों ने कंसिडरेशन में लिया था वो था हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आप सोचोगे कि सर ये कैसे हुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में ही आएगा ना कि ठीक है, आपने कहा सर हम लोगों ने मान लिया, एक्सपेरिमेंटली पता चला कि ये ऑर्डर हो। तो अब ये ऑर्डर समझने के लिए हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन ये टॉपिक खत्म करेंगे और ये बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है इस चीज़ को। चलिए सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे से पूछो कि सर क्या रिक्वायर्ड होगा, मतलब क्या आना चाहिए, आपको रेजोनेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं रेजोनेंस हो जाएगा, इंडक्टिव स्टार्ट होगा और रेजोनेंस कंटिन्यू करेगा उसको। या फिर आपको एक अल्फा हाइड्रोजन का पता होना चाहिए, ठीक है, बस। बाकी बॉन्ड लेंथ वॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन बनता है, स्टेबिलिटी वो तो आप देख लो। देखिए, तो यहाँ पर अपने को पता करना है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यही जानना है आप, ठीक है। अपना नेक्स्ट ये होगा, ये हम लोग अल्फा हाइड्रोजन 3 सिस्टम में जानेंगे, कार्बोकेटायन, एल्कीन एंड फ्री रेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से कि सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं एल्कीन में। एल्कीन में सबसे पहले, एल्कीन में ध्यान दीजिएगा, एल्कीन का एक CC डबल बॉन्ड होगा, एक CC डबल बॉन्ड होगा। आप ध्यान रखिएगा इन दोनों कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इन दोनों कार्बन से कोई एक कार्बन लगा होगा, उस कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बन। और इस कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन लगा है उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ से अच्छे से क्लियर नहीं होगा, मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर। जैसे कि आप ले लीजिए एग्जांपल नंबर CH3 CH2, सॉरी यहाँ CH कर लीजिएगा आप लोग, डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन। ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा है ना C और H, इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलते, ये भी ना ही होता है, इसको तो छोड़ दो, ये आपका एल्कीन हुआ। एल्कीन से लगा हुआ जस्ट पहला कार्बन, जस्ट पहला कार्बन याद रखिए, इस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास 3,
ये जो तीन, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल आ जाइए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। एल्कीन को छोड़ दीजिए, एल्कीन से लगा हुआ H तो नहीं देखना है आपको, तो कंसीडरेशन में ही नहीं लेना है आपको। ये देखिए, ये अल्फा कार्बन हो गया, एल्कीन से जस्ट लगा हुआ कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन। यहाँ 3 हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन हो गए, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन हो गया इधर 3, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो गया 3, मतलब टोटल इस मॉलिक्यूल में 6 अल्फा हाइड्रोजन। और आइए एग्जांपल नंबर 3 से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3, मान लीजिए आपका ऐसे दिया जाए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये तो आपका एल्कीन हो गया। इसको छोड़िए, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को अपने को देखना है ना, जस्ट बगल वाला, ये वाला नहीं, इस ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना, इससे लगा हुआ कार्बन जो है अल्फा कार्बन, और उससे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन और साथ में ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। जस्ट ये वाला अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। थर्ड के बाद फोर्थ, इसके बाद आप देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा ऐसे सिस्टम में देखते हैं। देखिए ये एल्कीन हो गया, यहाँ 2 H होंगे और यहाँ भी 2 H होंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। फिर देखिए और देखते चलिए, मान लीजिए आपने ऐसे किया और ये ऐसे लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तो CH3 होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, मतलब 3 2 5 2 7, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 7। 5 हो गए 6। देखिए एग्जाम्पल देखते चलिए, बस एग्जाम्पल देखते चलिएगा, सब क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ बहुत खास नहीं होता है। देखिए यहाँ CH3, यहाँ CH3, अल्फा हाइड्रोजन हो गया यहाँ पर 6। फिर देखिए 7, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, 6, 8। यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 इधर 3 इधर 6 इधर, 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ CH3, यहाँ CH3, मान लो यहाँ CH2 लिख दिया, CH3 लिख दिया। अल्फा हाइड्रोजन कौन कौन होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला नहीं होगा, एल्कीन से जस्ट लगा हुआ वाला है ना। यहाँ कितने जाएंगे, 3 3 6 3 9 2 11, तो 11 अल्फा हाइड्रोजन है ना। फिर 10, ये देख लीजिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर तो आप सीधा देख पाओगे है ना कि सर यहाँ तो कोई इशू ही नहीं है। तो कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर, 12, ठीक है। कुछ सिस्टम ऐसे नहीं होंगे कि अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं, ठीक है, वो भी सिस्टम देखते चलिए। 10, जैसे देख लीजिए CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH2, देखिए ये एल्कीन है ना आपके पास, ये वाला एल्कीन हो गया, एल्कीन से लगा हुआ कार्बन ये, लेकिन इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद 11 देख लीजिए, ऐसा, चलिए सॉरी इसको आप ऐसा ले, चलिए यहाँ लो। तो यहाँ पर इस वाले कार्बन से यहाँ 2 हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन से लगा हुआ यहाँ, कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन। देख लीजिए, आई थिंक अभी तक एल्कीन में तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। 12 और देख लीजिए ना, ठीक है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, ये तो एल्कीन हो गया। इससे जस्ट लगा हुआ कार्बन ये है, इससे एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है, बहुत आराम से हो जाएगा। फिर अब 13, चलिए एक लास्ट देख लेते हैं हम लोग, एल्कीन नहीं देखेंगे, एल्कीन में आप देख रहे हैं जैसे इसका देख, ठीक है, कितने हो जाएंगे, यहाँ तो CH3, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, मतलब 3 2 5 2 7, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पर अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पर लोग फंसते हैं, ठीक है ना, कि अल्फा हाइड्रोजन जो आप ये याद रखिएगा कि जो कार्बन होना चाहिए ना अल्फा हाइड्रोजन वाला,
ये sp3 हो तो बहुत बढ़िया, sp3 हो तभी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, असलियत तो ये, इसलिए हम लोग sp3 वाले पे ही फोकस करेंगे। अभी तक मैंने जितने एग्जाम्पल दिए वही कवर किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एल्कीन के बाद हम लोग दूसरा कवर करने वाले हैं कार्बोकैटायन। यहाँ फर्स्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। एल्कीन के बाद हम लोग दूसरा कवर करने वाले हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में अल्फा हाइड्रोजन हम लोग किसको लेंगे, फिर वही देखिए, यहाँ पर एल्कीन को पकड़ा था, उससे जस्ट लगा कार्बन क्या था, अल्फा कार्बन, और उससे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या पकड़ना है आपको, कार्बन जिस पे प्लस चार्ज है, ठीक है। इस कार्बन से जो कार्बन लगा होगा वो एक तो आप देख लेना कि sp3 होना चाहिए, ठीक है। और इस वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोल देंगे, ऐसे सॉरी, इस वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोल देंगे। और इसी कार्बन के पास जो H होगा, मान लीजिए एक H लगा है, तो इसको अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। बस इतना ही, दो चार एग्जांपल तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। CH3 CH2 विद प्लस चार्ज। देखो ये प्लस वाला है ना, इसको तो आप घेर दो, इससे लगा हुआ कार्बन ये है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा एग्जांपल, यहाँ पॉजिटिव, इधर 3 होगा, इधर 2 होगा, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन। फिर थर्ड एग्जांपल ले लीजिए, बीच में प्लस, इधर CH3 इधर CH3 इधर CH3 है ना, तीनों साइड CH3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद आप यहाँ आ जाओ, यहाँ प्लस, इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन, कितना हो जाएंगे टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। ये बात 5, यहाँ पर तो ऊपर तो CH3 हो जाएगा, इधर 2 हाइड्रोजन और इस साइड 2 हाइड्रोजन, कितना हो जाएंगे, ऊपर 3 2 5 2 7 7 अल्फा हाइड्रोजन। चलिए एक क्लास देख लेते हैं इसके लिए। अब ऐसा कर लो और यहाँ प्लस डालो, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस कार्बन से इधर भी कार्बन लगा है और ऊपर भी लगा है, लेकिन ऊपर वाला क्या है, sp2 वाला है ना, तभी का रेजोनेंस का, ये sp2 वाला है ना, एल्कीन का रेजोनेंस नहीं, सॉरी एल्कीन का। लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे ना, तो आपका sp3 वाले गिनने हैं, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से मिलते हैं, और कार्बोकैटायन रेडिकल में एक बार चेक करते हैं फटाफट। चलिए अल्फा हाइड्रोजन रेडिकल में जब आप अल्फा हाइड्रोजन सीख जाओगे ना तो बहुत आसान हो जाता है, फिर तो इंडक्टिव इफेक्ट फटाफट होता है। चलिए यहाँ आइए, चलिए यहाँ पे देखिए, ये हो गया थर्ड, सॉरी थर्ड में आप रेडिकल, फ्री रेडिकल ना, फ्री रेडिकल। चलिए फ्री रेडिकल देख लीजिए। फ्री रेडिकल में क्या करना है आपको, आप ऐसा बना लो, फ्री रेडिकल में देखो एग्जैक्टली कार्बोकैटायन को ही रेप्लिकेट करना है। अगर कभी फ्री रेडिकल में समझ नहीं आया ना अल्फा हाइड्रोजन, तो जहाँ रेडिकल है वहाँ प्लस लिख दो, देख लो जो इसका सीन है वो इसका सीन है। ऐसे ध्यान रखिएगा कि जिस कार्बन पे डॉट है ना, जिस पे रेडिकल हो, उस कार्बन से कार्बन लगा होना चाहिए, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, सॉरी sp3 हो, ठीक है। उसके पास ऐसा समझ लो कि sp3 तो हो, उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, ठीक है। और अगर उससे जो H लगा होगा उस H को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। बस गेम खत्म। जस्ट बगल वाले, जस्ट लेकिन सिंगल बॉन्ड से होना चाहिए, जस्ट बगल वाला, और sp3 होना चाहिए। तो एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल नंबर 1, चलो सबसे सिंपल वाला लेते हैं पहले। देखो ये क्या हो गया, डॉट वाला हो गया ना, जस्ट बगल वाला CH3 6 अल्फा हाइड्रोजन। चलिए दूसरा CH3 C H डॉट CH2 CH3, ये तो रेडिकल हो गया। इसके जस्ट बगल वाला ये है, जस्ट बगल वाला ये, ठीक है। इसको अल्फा हाइड्रोजन में अल्फा कार्बन नहीं काउंट करना है, ये दोनों अल्फा कार्बन, तीन दोनों से लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 5 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। फिर थर्ड, ये रेडिकल है बीच में, 9 अल्फा हाइड्रोजन। वही कार्बोकैटायन वाला केस है यार, तुम लोग बहुत ध्यान से करोगे ना तो ऐसे ही कर पाओगे। यहाँ कितने हो जाएंगे, 5 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन। फिर ये देख लो, चलो एक क्लास देख लेते हैं। यहाँ पर 2 2 4 2 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है।
अल्फा हाइड्रोजन गिनने सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे ना उतने ही आपके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो जाते हैं, तो ये सबसे शॉर्टकट है। हाँ देखो, कुछ बुक में लिखा होता है कि हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो होते हैं वो होते हैं 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ आप अल्फा हाइड्रोजन देख लो उससे काम चल जाएगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम लोग जो मतलब जो शीट है ना, जब आप कहीं का बुकलेट सॉल्व करोगे, शीट सॉल्व करोगे, तो वहाँ पे इन जनरल आपको सबसे ज़्यादा जो बुकलेट है उनमें सबसे कॉमन फिनोमेना ये है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने होते हैं उतना हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर ये कॉमन है तो हम लोग कॉमन वाला ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, पूरा बोर्ड खाली करता हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन पे आते हैं। अभी अल्फा हाइड्रोजन आपने सीखा। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे सर कार्बन आयन में क्यों नहीं बताया? कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं। कोई जरूरत नहीं कि अल्फा हाइड्रोजन में तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो ही जाएगा, कंडीशन भी जस्टिफाई होनी चाहिए। चलिए तो इसको मैं हटा देता हूँ, और हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा लिखते जाते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में होता है, बहुत ध्यान से देखिए, मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन का, ठीक है। देखिए कि एग्जांपल में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट ही कर देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन से। तो इन एल्कीन एक समझ जाओगे ना तो फटाफट समझ जाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, C 3 हाइड्रोजन है इसके पास, ठीक है, और C यहाँ पर एक H है, डबल बॉन्ड CH। अगर आप बहुत ध्यान से मेरे से पूछोगे तो देखो असलियत में क्या होता है, ऐसा समझ लीजिए, पाई बॉन्ड को मैं क्या करता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पाई बॉन्ड, या फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सिंपल रखता हूँ, आगे हम लोग उसको एक बार बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपल ही है। असल में क्या होता है ना कि यहाँ जो पी ऑर्बिटल है ना, ये सिग्मा बॉन्ड जैसे ही पी ऑर्बिटल के पैरेलल आता है, ये बॉन्ड इधर आता है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। ऑब्वियस होना ही कि कार्बन के 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, HCH, इस H पे प्लस आ जाएगा क्योंकि बेचारे का इलेक्ट्रॉन ही निकल गया ना, डबल बॉन्ड CH, CH2 विद नेगेटिव चार्ज। अब देखो इस पे 0 चार्ज था, तो ऑब्वियसली इस पे भी क्या बनना चाहिए, 0 ही बनना चाहिए। नेक्स्ट में यहाँ पे एक और कैनोनिकल बन जाएगा, मान लो जो ऊपर वाला हाइड्रोजन का अगर H गया है तो इस वाले का भी तो जा सकता है ना, ये रोटेट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के ऊपर, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये दे देगा, जैसे ही बना इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है और ये बॉन्ड इधर चला जाता है, फिर से ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो बहुत तेजी से हो रहा है। अब देखिए अगले में क्या हो जाएगा, अगले में ये बॉन्ड ऐसे ही हो जाएगा, दूसरा प्लेन में आया ना, ऐसे लिख लीजिए आप इसको, कार्बन, ये हाइड्रोजन ऐसा, अब दूसरे हाइड्रोजन जो इसके प्लेन में हो, H, डबल बॉन्ड CH, CH2 विद -H। बस अब नेक्स्ट में क्या होगा, तीसरे वाले हाइड्रोजन के साथ यही काम कर लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन पे प्लस डबल बॉन्ड CH, ये रिवर्स में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर से ये यही बन जाएगा, और फिर उसके बाद नीचे वाले के साथ ये सेम चीज है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर से ये बन जाएगा, इससे इधर, इससे इधर। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, इस एल्कीन में बताओ कितने हैं अल्फा H, ये एल्कीन हुआ, ये कार्बन हुआ, तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 3 है। अब ध्यान से देखिए 3 ही स्ट्रक्चर बने कि नहीं, ये जो स्ट्रक्चर बने वो 3, इस जैसे रेजोनेंस में क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं ना, रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। रेजोनेंस में होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो हाइपर कॉन्जुगेशन उसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा इसका, अब देखिए क्योंकि ये बॉन्ड इधर आ रहा है, तो अगर बहुत तेजी से इससे ये स्ट्रक्चर बना, फिर इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर इससे ये बना, फिर इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर इससे ये बना, फिर इसमें कन्वर्ट हुआ, अगर बहुत तेजी से ये साइकिल घूम रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे फैन बहुत तेजी से घूमता, कोई रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से हो रहा है, तो अपने को हाइब्रिड दिखेगा, है ना, एक तो दिखने वाला नहीं। तो कुछ लोग सोचेंगे सर H भाग क्यों नहीं गया, तो बॉन्ड ही, देखो असल में क्या होता है, बॉन्ड नीचे या फिर फ्लिप करके ऊपर आ जाता है, तो इतना टाइम ही नहीं मिलता हाइड्रोजन को कि ये भाग पाए, है ना, और कुछ नहीं होता। चलिए इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, होगा क्या यहाँ इसके बाद कि एक हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है, हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइब्रिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड कैसा होगा, हाइब्रिड कैसा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कार्बन, जो हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा ना वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर से बॉन्ड गया था, तो जो बॉन्ड होगा बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ लंबा हो जाएगा, CH, CH, और यहाँ पर 2 है,
यहाँ डेल्टा माइनस क्रिएट हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा प्लस। ठीक है, अब बहुत ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो कि जो एल्कीन थी ना, जो आपको ये क्वेश्चन में ये स्ट्रक्चर दिया जाएगा, बोलेगा ये एल्कीन की बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो ध्यान से देखिए, एल्कीन की बॉन्ड लेंथ यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड से थोड़ा कम बॉन्ड लेंथ है, तो बॉन्ड ऑर्डर कम है, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ये वाली बॉन्ड लेंथ, ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, बॉन्ड लेंथ इज मोर देन एल्कीन, और ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको मैंने इसके पहले ही बता दिया, फिर साथ में लेते चलेंगे। और ये खुद से होता है बहुत तेजी से, तो यहाँ पे दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा कि ठीक है सर, अगर ये बहुत तेजी से हो रहा है ना, आप कह रहे हो बहुत तेजी से, तो ठीक है, और ये अपने आप होता है, तो सबसे पहले अपने आप हो तो परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, और आपने पहले वाले एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन में देखा था ना कि इंडक्टिव लग रहा था पर हाइपर कॉन्जुगेशन की प्रायोरिटी ज्यादा थी, मतलब ये इंडक्टिव से तो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। थर्ड, उसके बाद रेजोनेंस से वीक होता है ये इफेक्ट। ठीक है, उस पर हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे ऐसा क्यों, और आपके इंडक्टिव से स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसमें सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन होता है, 2-3 नाम है इसके, क्या नाम है, ये सिग्मा बॉन्ड था, टूट के क्या बन गया, पाई बॉन्ड, तो इसको सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन या सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो कुछ एक नाम है इसके, इसी के, इसका एक नाम जो है सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड था यहाँ पे, वो टूट के किसमें बन गया, पाई बॉन्ड, तो सिग्मा पाई रेजोनेंस। या फिर इसका एक और नाम नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, ये दोनों नाम है ना हाइपर कॉन्जुगेशन के। यहाँ पर रेजोनेंस लिखा है, तो कंफ्यूज मत करिएगा कि रेजोनेंस है, नहीं रेजोनेंस नहीं, पर हाँ कहते हैं। और इसको नाथन ड्रैकन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिसके शायद उनको नोबेल भी मिला था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नाथन ब्रेकन इफेक्ट भी बोलते हैं, पर वो इतना अपने लिए यूज नहीं आने वाला, तो आप नहीं भी जानते तो कोई इशू नहीं। यहाँ पर देखिए, इसका हाइब्रिड भी बन गया, आपने बॉन्ड लेंथ देख लिया कि एल्कीन का बड़ा हो गया है ना, और बॉन्ड लेंथ क्यों बड़ा हुआ, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। कुछ नोट करके हम लोग पॉइंट लिखने वाले हैं कि इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये देख बात होगी। फिर दूसरी, थर्ड, वीक इफेक्ट देन रेजोनेंस, रेजोनेंस से वीक होता है। ठीक है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। थर्ड, फोर्थ में आप ये लिख लो कि बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्कीन will increase due to hyperconjugation। ठीक है, ये सब बातें समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसको एक छोटा सा देखो, एक डायग्राम बताता हूँ, ये जेई एडवांस में आया था, क्या होगा देखिए, जैसे यही डायग्राम बताता हूँ आपको, देखो बहुत ध्यान से समझना। इस बॉन्ड को मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर H है, यहाँ CH2, देखो पाई बॉन्ड ऐसे होता है यहाँ पर, ये इसका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, पाई बॉन्ड ऐसा, और यहाँ पर ना इसको मैं दूसरे कलर से शो करता हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, एक ऑर्बिटल ऐसा, एक ऑर्बिटल ऐसा, एक ऑर्बिटल ऐसा, एक ऑर्बिटल। असल में ये कौन सा है, पाई स्टार है। पाई स्टार मतलब क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग वाला। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो असल में इसका एंटी बॉन्डिंग नहीं करता है। तो याद रखिएगा कि सिग्मा से कहाँ जा रहा है, पाई स्टार में, इन केस ऑफ एल्कीन। लेकिन हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं और सीधा ही बॉन्ड बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जेई में क्वेश्चन आया था, 7-8 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर जेई एडवांस में आ चुका है तो अभी बहुत चांसेस हैं कि छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जेई में पूछेगा, आज न कल ये क्वेश्चन आना है। चलो, ये बस इतना याद रखिए, पाई स्टार होता है, लेकिन अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन होता है ना, तो वेकेंट पी में डीलोकलाइज होता है, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ तक तुम लोगों ने ये देख लिया, रेजोनेंस देख लिया। अब देखिए एल्कीन में ना आपको सीधा पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मतलब कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकते हैं। तो आपने ये देखा, ये देखो कैसा, चलो यही क्वेश्चन में कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, अपने पास पहले से ही क्वेश्चन अवेलेबल है ना। चलिए ये देखो,
अगर मैं इसको 1 बोलूँ, इसको 2 और इसको 3 4 5 6 7। अब आप ध्यान से देखना, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के इक्वल। देख लो अल्फा हाइड्रोजन क्या है ना, यहाँ 6 हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, यहाँ 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ 11, यहाँ पे 12 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ कोई हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं होगा, यहाँ पर 4 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसका मतलब आप अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, जितने अल्फा हाइड्रोजन है आप देखो ना, 3 थे तो 3 ही तो डीलोकलाइज हो रहे थे ना। तो अगर दूसरे साइड जैसे इसमें मान लो इस साइड 3 है, तो मान लो इस साइड 3 है, तो ये 3 इधर से हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, 3 इधर से करेंगे, तो टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे ना। तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो वो जितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका हाइपर कॉन्जुगेशन का बात। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्कीन के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। ज्यादा फेमस क्वेश्चन नहीं है, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। देखिए जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसा होता है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्कीन, आपको ऑर्डर बताना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखना, मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो बताया था ना, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट बोली थी आप, ये देखो आपको देख के तो डबल बॉन्ड लग रहा है, पर हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या पार्शियल बॉन्ड क्रिएट हो गया ना। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना पार्शियल बॉन्ड क्रिएट होगा, मतलब उतना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कम होगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। एक तो आपको बता दूं कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बस ये आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा है। चलिए यहाँ एग्जांपल्स आते हैं। पहला एग्जांपल आप देखते थे, और यहाँ देखिए H6 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब 6 हाइपर कॉन्जुगेशन में सीधे लिखता हूँ, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन और यहाँ 12 हाइपर कॉन्जुगेशन। अब जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ना उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा। चाहो तो मैं एक छोटा सा पॉइंट भी लिख देता हूँ, बॉन्ड लेंथ यहीं पे लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। बस गेम खत्म। बॉन्ड लेंथ किसका? बॉन्ड लेंथ एल्कीन का, एल्कीन का, ठीक है। देख लीजिए इधर की तरफ आप जा रहे हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब इधर की तरफ बॉन्ड लेंथ किसका? CC डबल बॉन्ड का इंक्रीज कर जाएगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा और बॉन्ड एनर्जी भी कम हो जाएगी। चलिए दूसरा, एक यहाँ पे बॉन्ड, एक यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ 4 हाइपर कॉन्जुगेशन, 4 अल्फा एच है, 3 2 2 4 3 7 हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहाँ पे 4 और 6 10 हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो अगर मैं इधर की तरफ मूव करूँ तो हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब CC बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। इसका एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप, ऐसे कर लो आप, ऐसे, ये यहाँ चलिए इसको ABCD कर लीजिए, ठीक है, ताकि लिखने में आसान हो जाए। कोई CC बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड, CC कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ बताना है। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे? 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2 2 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 4 अल्फा हाइड्रोजन। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड तो अभी समझ गए होंगे आप, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें हो जाएगा? B में, उससे कम C में, सबसे कम A में। तो ये किसका ऑर्डर हो गया? बॉन्ड लेंथ का। किसका? CC बॉन्ड लेंथ का। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा मैंने यहाँ पे तो आपको बता ही दिया था कि इंडक्टिव से तो स्ट्रांग है पर रेजोनेंस से वीक इफेक्ट है। अगर कहीं रेजोनेंस आ गया ना तो फिर तो गेम है, तो रेजोनेंस के आगे इसका नहीं चल पाएगा। मान लीजिए यहाँ CC बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे आप 2 पाई बॉन्ड दिख रहा है रेजोनेंस में, आप एक पाई बॉन्ड पकड़ो, कोई एक पकड़ो, दोनों तो आइडेंटिकल है। यहाँ पे इसको पकड़ो और यहाँ तो एक ही पकड़ा नहीं किया है फिर तो, है ना। यहाँ पर देखो ये रेजोनेंस कर रहा है यहाँ से,
यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस हो रहा है। और साथ में अगर देखोगे तो इस पाई बॉन्ड के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो आप लिखोगे कि सर रेजोनेंस है और प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो रेजोनेंस है अल्फा हाइड्रोजन, और रेजोनेंस तो बड़ा इफेक्ट है, यहाँ पे मैंने बता रखा है पहले से। तो रेजोनेंस अगर हो गया तो अल्फा हाइड्रोजन की तो कोई औकात ही नहीं, फिर वो छोटा मोटा चीज़ है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे। यहाँ पर गिनिए 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब बहुत ध्यान से देखो, यहाँ तो रेजोनेंस नहीं बाजी मार ली ना, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। इसको देखो एक ट्रिक बताओ, ऐसे याद करो MHI, मैं हूँ इंडियन, मैं हूँ इंडियन, मेसोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव, ठीक है, मेसोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव। अच्छा इसमें याद रख लीजिएगा कि जो मेसोमेरिक है ना उसमें रेजोनेंस भी आ जाता है, मेसोमेरिक रेजोनेंस भाई भाई है ना, रेजोनेंस का छोटा भाई मेसोमेरिक की तरह। तो मेसोमेरिक आ गया तो रेजोनेंस भी आ गया, सबसे बड़ा इफेक्ट मेसोमेरिक, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। अच्छा अब आप सोचोगे सर इससे बड़ा नहीं है क्या कुछ, सब आएगा। इंटरमीडिएट में ना ऑक्टेट ऑक्टेट एरोमेटिक सब घुस जाता है, तो अभी के लिए तो इतने से काम चल जाएगा, जैसे जैसे पढ़ेंगे जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कितना आ जाएगा, ए में, उससे कम सी में, बॉन्ड लेंथ ए में तो सबसे बड़ा आएगा, फिर सी में, देन बी में, ठीक है। ये हो गया बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। देख लीजिए यहाँ तक समझ आना चाहिए सीसी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। चलो इसके बाद एल्कीन वाले में आपसे एक और चीज पूछ सकता है, एक होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ये देख लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन होने से जो एल्कीन का डबल होता है वो डीलोकलाइज होता है, और बॉन्ड जितना डीलोकलाइज होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। इसका मतलब अगर मेरे से कोई बोले तो मैं बोलूँगा कि स्टेबिलिटी ऑफ, पहले तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे बात करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या हो जाएगी कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा ना एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसको फटाफट 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 क्या करता है, छोटे छोटे क्वेश्चन से डिस्कस करते जाते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा है, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन में 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसको बहुत ध्यान से रखें, अदरवाइज तो आप लोग ऐसे ही उड़ा दोगे हवा में, ठीक है। अगर आप समझते जा रहे हो ना, सारा वीडियो देखते जा रहे हो, तो ऐसे बहुत ज़्यादा डाउट नहीं आएगा। हाँ आ सकता है, ऑर्गेनिक है ना, आप अगर लॉजिक सही से नहीं लगाओगे ना क्वेश्चन में तो डाउट आ सकता है, और बेसिक क्लियर नहीं हुआ तो गेम खत्म, सुना है ना, गेम ओवर, वो सीन बन जाए। तो बेसिक से क्लियर करके चलते हैं। चलो यहाँ पर देखो पहला, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। चलिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 अल्फा H, मतलब 3 हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, कुल मिला के 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ कितने 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, बस A भी मान लीजिए, B इज मोर स्टेबल देन A ड्यू टू मोर अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा ये ले लो, ये ले लो, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, चलो और भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। 6 हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें हो जाएंगे, इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, और यहाँ पर कितने 9, अरे नहीं यार 12 हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब तुम लोग ध्यान कहीं रहता है तुम लोग, है ना, 12 हाइपर कॉन्जुगेशन। चलिए सबसे ज्यादा C, देन B, फिर A, ध्यान यहाँ रखो फिर, ठीक है। चलिए थर्ड के बाद फोर्थ, सॉरी थर्ड, बता दो यार फटाफट। सॉरी यहाँ पर एक बॉन्ड है, ठीक है। चलो इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑफ, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, हाँ बस यहाँ बताओ, यहाँ 4 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर 10 हाइपर कॉन्जुगेशन। अब तो जान गया होगा ना स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन वाला फंडा यार, हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी है कि नहीं। तो बस A B C मार दीजिए, C A B, क्या बोलते हो, मेरे को तो नहीं लगता डाउट होना चाहिए। अगर आपने अल्फा हाइड्रोजन गिनना सीख लिया ना तो गेम खत्म है, फिर तो गेम हो गया,
ठीक है, लेकिन आपको पहले वो सीखना पड़ेगा और तमीज से वीडियो देखा कीजिए, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं, ठीक है। आराम से ना स्पीड आप बढ़ा के देख सकते हो, ठीक है, वो सीन चलेगा। लेकिन चलिए यहाँ पर जाते हैं हम लोग पहले तो। अच्छा देखो, मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ जिसका सबको है इंतजार, मुझे तो है यार, तुम लोगों को होना हो, ठीक है। इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ठीक है। देखिए तो बोलोगे कि सर 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है यहाँ पर, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, दोनों में से कोई नहीं हो, कर लेंगे ऐसा। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक CH3, यहाँ पर एक CH3, ठीक है, यहाँ एक CH3 और यहाँ एक CH3। अब देखो इस केस में क्या होगा ना, इसको सिस बोलते हैं, इसको ट्रांस बोलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, आप जब आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना याद रखो, ये दोनों जब CH3 सेम साइड आते हैं ना, तो देखो भाई इन दोनों में होगा रिपल्शन, और ये दोनों रिलेटिवली क्या है, ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो लेस रिपल्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, मोर रिपल्शन, और यहाँ हो जाएगा लेस रिपल्शन। अब एक में मोर रिपल्शन, एक में लेस रिपल्शन। बताओ जिसमें ज्यादा रिपल्शन है वो ज्यादा अनस्टेबल होगा ना, और रिपल्शन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ऑब्वियस सा बात है कि ये वाला अनस्टेबल होगा बी से ज्यादा ए स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। एकदम आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन देखो अब जब वो लिखने वाला हो ना, उसके बाद तुमको लगेगा कि सर ये क्या बता रहे हो, क्यों बता रहे हो, करना क्या चाहते हो, है ना। इसके बाद थोड़ा सा हो जाता है लोगों को डाउट। देखिए जरा, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5th नंबर क्वेश्चन, यहाँ रखो, चलो ऐसे लिख ही देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी रहे तुम लोगों को। दो ही में पहले कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये ट्रांस वाले में CH डबल बॉन्ड C, इधर ले लेते हैं CH3। देखो ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ, और ये वाला मॉलिक्यूल एक और। अब देखो इन दोनों में बोलो तो बोलोगे सर 6 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है सर, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर बोलोगे सर यहाँ बगल बगल में क्राउडिंग हो जाएगी, और यहाँ पर तो थोड़ा दूर है, तो इसका मतलब A इज मोर लेस स्टेबल देन B, है कि नहीं, है ना। नॉर्मली तो ये होना चाहिए, पर नहीं। पहले आप ऐसा लिख लो और उसके बाद उसको कट कर दो। और हाँ, कॉपी में लिखना और कट करना, छोड़ना मत, ताकि जब आप बाद में पढ़ो ना आपको याद आए ये गलत होता है। सही तो पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए गलत करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि एग्जाम में ना वो ऑप्शन भी रहता है जो गलत करने के बाद आता है, क्योंकि जो एग्जाम के लिए पेपर सेट कर रहे हैं उनको सब पता है कि आप क्या गलत करने वाले हैं। अगर मेरे को पता है और आप जानते हो, तो जो एग्जाम में सेट कर रहा है वो तो बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, ऑब्वियस बात है, उसको तो पता होना ही है ना, तो है ना। चोमू लोग तो पेपर सेट कर नहीं पाएंगे। चलिए तो ध्यान दीजिएगा जरा सा। यहाँ क्या होता है, अब जो मैं बताऊंगा थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर आप क्या चाहते हो। तो यहाँ जो होता है फंडा कि B इज मोर स्टेबल, सॉरी A इज मोर स्टेबल देन B। अब आप पूछोगे कि ये क्यों हुआ सर, यहाँ पे तो क्राउडिंग है, पर असलियत में क्या होता है ना, दो चीज होती है, एक होता है क्राउडिंग वाला फैक्टर और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। यहाँ पर ना अगर कभी आपके पास दोनों चीज हो ना, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टीरिक फैक्टर, स्टीरिक मतलब भीड़ भाड़, तो स्टीरिक फैक्टर से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की डोमिनेंस होती है इन जनरल। कहीं कहीं स्टीरिक फैक्टर भी डोमिनेट कर जाता है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे ना कि हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, बेंजाइल शिफ्ट, वहां पर ना क्राउडिंग वाला फंडा बहुत खतरनाक लगता है। एक एक रिएक्शन ना मतलब आप समझ लो 1500 टाइम्स फास्ट हो जाती है, अगर उसमें एक सर्टेन ग्रुप ना लगा हो, क्राउडिंग ना हो, तो बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आप वो खुद से पता नहीं लगा सकते, आपको डेटा देखना ही पड़ेगा। IL फिनाल से हम लोग डेटा लेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ तक यहाँ पर क्या होगा फंडा देखना, यहाँ जो रीजन होता है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, वो रीजन क्या होता है कि भाई इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन करा दो, ठीक है। तो लोग हाइपर कॉन्जुगेशन कराते हैं और जो स्ट्रक्चर बनता है उसके बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, क्या बोलते हो, एक बना लेता हूँ, बाकी तो तुम लोग समझदार हो। तो देखो इससे क्या बन जाएगा CH2, और मान लो इस H को मैं इधर लिख देता हूँ, क्या बोलते हो, ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर H+ डबल बॉन्ड C, CH3, CH2 विथ नेगेटिव, ठीक है। देख लीजिए ये तो समझ में आ रहा होगा, एक हाइपर कॉन्जुगेशन बनाया मैंने, इस कंपाउंड का हाइपर कॉन्जुगेशन देखिए, CH और सॉरी यहाँ H है ना, यहाँ पे H कर दो, यहाँ पर ये इधर गया, तो
ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ गया। हाँ, क्या बन जाएगा देख लीजिए, अब देखिए, अब बोलोगे सर इससे क्या मतलब बना, है ना, अब क्या ही बोल रहे हो। देखो मैं दूसरा मार्क यूज करता हूँ, ध्यान से देखना कहाँ कहाँ मार्क कर रहा हूँ। देखो ये अनायन, देखो ये अनायन, तो बाकी सब तो सेम ही है। ये जो अनायन है ना ये 2 डिग्री का है, और ये जो अनायन है 1 डिग्री का। बोले सर क्या 1 2 लगा रखा है, मेरे को तो पता ही नहीं 1 2 क्या होता है, आपने तो अभी तक पता ही नहीं। कोई बात नहीं, आप जानते हो तो सही है, नहीं जानते हो तो कोई जरूरत नहीं। 1 2 डिग्री कार्बोनाइल जो होता है ना 2 डिग्री वाला लेस स्टेबल होता है, 1 डिग्री वाला मोस्ट स्टेबल होता है। मैं उसका लॉजिक बताता हूँ। यहाँ होता क्या है कि जो बगल में CH3 है ना, इसका नेचर क्या इलेक्ट्रॉन देने का, चाहिए इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। अब कार्बन आयन है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, और बगल से कोई इलेक्ट्रॉन अगर डोनेटिंग ग्रुप आ जाए इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो इसको अनस्टेबल कर देगा कि नहीं, है ना। लेकिन देखो इसके पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं जो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, तो क्या होता है कि ये वाला अनस्टेबल हो जाता है, ये वाला स्टेबल रहता है। तो ये अगर स्टेबल है तो ये चीज, ये रिलेटिवली अनस्टेबल है तो ये। अब बताओ इन दोनों में ज्यादा अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ होगा, ज्यादा जहाँ मतलब जिस मॉलिक्यूल में अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, स्टेबल फॉर्म बनेगा, वो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा और वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब दिस कंपाउंड मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से घटाएंगे, मैं इसलिए लिख देता हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि यहाँ पर 1 डिग्री अनायन बन रहा है, यहाँ पर 2 डिग्री बन रहा है। हाँ, इसको A बोल दीजिए, इसको B बोल दीजिए कि A is more stable than B, मतलब more stable है कि, ठीक है, देख लीजिए जरा, है ना। चलिए, तो ये फंडा हो गया अपना इसका। अब बाकी इसके बाद कुछ नहीं फंसेगा, एल्कीन एल्कीन में क्या ही फंसना है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया अपना ये बात। और अभी अपने पास क्या क्या बचा है, 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं ना। एक कॉन्सेप्ट कौन सा बचा है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन रेडिकल, रेडिकल की स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ठीक। तो वो हम लोग इस वीडियो में तो नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एल्कीन तक का तो हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, स्टेबिलिटी कवर कर ली, बॉन्ड लेंथ कवर कर लिया, हाइपर कॉन्जुगेशन कवर कर लिया, अल्फा H कवर कर लिया, सब कुछ कवर कर लिया। एल्कीन के रिस्पेक्ट में तो सारी बात होगी। और याद रखिएगा, कभी भी आपसे अगर पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, बहुत बार पूछा जाएगा, एल्कीन चैप्टर में पूछा जाएगा, हाइड्रोकार्बन में, आपको सबसे पहले याद आना चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन में। और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जनरली 90% टाइम हाइपर कॉन्जुगेशन से निकल जाता है। अगर रेजोनेंस लग रहा है तब तो रेजोनेंस है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं है तो 90% टाइम आपको यही मिलने वाला है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हाइपर कॉन्जुगेशन का बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए।